भारत की हृदय में एक भूमि है जहाँ धरती की हर सांस में जंगल की खुशबू है, जहाँ नदियों की हर धारा में इतिहास की गूंज बहती है। और जहाँ वीरता, कला और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यह है गोंडवाना, गोंड राजाओं और वीरांगनाओं की धरती, रानी दुर्गावती। जिनकी तलवार ने मुगल सल्तनत को चुनौती दी, रघुनाथ साय जिन्होंने न्याय और स्वाभिमान के लिए शासन किया, और शंकर साय जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के सामने सिर झुकाने की बजाय अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह उन लोगों की कहानी है जिनके साहस ने समय को रोक दिया और जिनकी विरासत आज भी जंगल की हवा में सांस लेती है। आइए लौट चलें उस युग में जहाँ इतिहास में गोंडवाना की गाथा लिखी थी। दोस्तों जय भीम जोहार। गोंडवाना एक शब्द जो सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं बल्कि पूरी सभ्यता की पहचान है। इसका क्षेत्र आज के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड तक फैला था। यहाँ गोंड जनजाति हजारों साल से बसी हुई है। पुरातत्वविदों का मानना है कि गोंड समाज की जड़ें द्रविड़ संस्कृति से जुड़ी है। उनकी भाषा गोंडी, उनके गीत, उनके देवता सब कुछ मुख्य धारा के ब्राह्मणी परंपरा से अलग और स्वतंत्र थे। मध्य भारत की हरी भरी घाटियों और घने जंगलों में सदियों से बसे गोंड लोग, जिन्होंने जंगलों को ही अपनी ढाल बनाया, नदियों को जीवन का स्रोत और पहाड़ों को अपनी दुर्ग। यही लोग समय के साथ मध्य भारत के सबसे प्रभावशाली आदिवासी साम्राज्य के निर्माता बने। यह है गोंड साम्राज्य के उदय की गाथा। इतिहासकार मानते हैं कि गोंडों का संबंध प्राचीन ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविड़ जातियों से है। 3री-4थी सदी ईस्वी तक वे छोटे छोटे कबीले बनाकर विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों में बस चुके थे। इन कबीलों का नेतृत्व वंशानुगत मुखिया करते थे, जिन्हें नायक या मंडल कहा जाता था। उनकी सत्ता छोटी थी, लेकिन जंगलों और पहाड़ों में उनका अधिकार अटूट था। दोस्तों 10वीं से 12वीं सदी के बीच गोंड नायक आपस में गठजोड़ करने लगे। शिकार, व्यापार और सुरक्षा के लिए एकीकृत नियम बने। इस समय गोंड नेताओं ने पहाड़ी किलों का निर्माण किया ताकि वे पड़ोसी राजाओं और घुसपैठियों से बच सके। इससे ये हुआ कि धीरे धीरे गोंड साम्राज्य का ढांचा आकार लेने लग गया। 14वीं से 18वीं सदी तक गोंड शक्ति अपने चरम पर थी। उनके 4 बड़े राजवंश इतिहास में दर्ज हुए: गढ़ामंडला, देवगढ़, चांदा, खेरला। इनमें से गढ़ामंडला सबसे प्रसिद्ध हुआ, जिसने नर्मदा घाटी से लेकर सतपुड़ा की पहाड़ियों तक राज किया। गोंड साम्राज्य का शासन विकेंद्री था। राजा के अधीन मंडल और गोपिया नामक स्थानीय अधिकारी होते थे, जो गांव से कर वसूलते और कानून व्यवस्था संभालते थे। उनकी कर प्रणाली सरल थी। अनाज, शहद जंगल के उत्पाद के रूप में गोंड समाज प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान रखता था और जंगल को सामूहिक संपत्ति मानता था। दोस्तों गोंडवाना के इतिहास में एक नाम वीरता का पर्याय है, रानी दुर्गावती। 1524 में जन्मी वह चंदेल वंश की पुत्री थी, जिसने महोबा और कलिंजर जैसे किलों में साहस की परंपरा देखी थी। बचपन से ही युद्ध कला, तीरंदाज और घुड़सवारी में निपुण उन्होंने सिर्फ महल की दीवारों में नहीं बल्कि रणभूमि में भी अपना लोहा मनवाया। 1540 में उनका विवाह गढ़ामंडला के गोंड राजा दलपत साय से हुआ। इस विवाह ने चंदेल और गोंड वंश को एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन में बदल दिया। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद राजा दलपत साय का निधन हो गया और रानी मात्र 23 वर्ष की आयु में अपने नन्हे पुत्र नारायण साय के साथ गोंडवाना की बागडोर संभाल ली। महारानी रानी दुर्गावती ने शासन को न्यायपूर्ण और जनहितकारी बनाया, कर प्रणाली को सरल किया, किसानों को सुरक्षा प्रदान की। वे अक्सर अपने सैनिकों के साथ जंगलों का दौरा करती ताकि दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख सके। गोंडवाना में उनका नाम आदर और प्रेम से लिया जाने लगा। लेकिन गोंडवाना जो सदियों से स्वतंत्र और शक्तिशाली रहा, 16वीं शताब्दी के मध्य एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। उत्तर से आ रहा था मुगल साम्राज्य, संगठित, विशाल और विस्तारवादी, और पश्चिम में
मराठा शक्ति का उभार होने वाला था। यह समय महारानी रानी दुर्गावती के लिए सबसे कठिन परीक्षा लेकर आया। 1564 में अकबर के सेनापति आसफ खां को आदेश मिला गोंडवाना को मुगलों के अधीन लाना है। उनके पीछे थे प्रशिक्षित घुड़सवार, तोपखाने और विशाल सेना, और सामने थी रानी दुर्गावती, उनकी सीमित परंतु अधिक सेना और गोंडवाना की धरती से अटूट प्रेम करने वाले। रानी जानती थी कि वे संख्या और हथियारों में कमजोर हैं, लेकिन भूगोल, जंगलों की जटिल राहें और गोंड योद्धाओं का साहस, यही उनके हथियार थे। तो उन्होंने गढ़ा मंडला और आसपास के पहाड़ी दर्रों में मोर्चे जमाए, और जब मुगल सेना ने आक्रमण किया, गोंड योद्धाओं ने अद्भुत प्रतिरोध किया। पहला मोर्चा जीता गया, लेकिन दुश्मन का दबाव लगातार बढ़ रहा था। इससे ये होता है कि 24 जून 1564 रानी ने हाथी पर सवार होकर निर्णायक युद्ध लड़ा। तीर कमान से उन्होंने कई मुगल सैनिकों को ढेर किया, लेकिन अंततः गंभीर रूप से घायल हो गई, और हार निश्चित देखकर उन्होंने कैद होने से बेहतर मृत्यु को चुना और अपने ही कटार से वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी आखिरी सांस भी रणभूमि में अपनी धरती की रक्षा करते हुए निकली। दोस्तों, रानी दुर्गावती का बलिदान केवल गोंडवाना की नहीं, पूरे भारत की अस्मिता का प्रतीक है। लेकिन उनके शहादत के बाद गोंडवाना मुगलों के अधीन चला गया। हालांकि स्थानीय शासकों को कुछ हद तक स्वायत्तता मिली थी। मुगल शासन में गोंडवाना को सरकार के रूप में संगठित किया गया। यहाँ के शासक मुगलों को वार्षिक कर चुकाते और बदले में स्थानीय शासन का अधिकार बनाए रखते। व्यापार, विशेषकर लोहा, शहद, लाख और जंगल की उपज आगरा और दिल्ली तक पहुँचती। लेकिन भारी कर और बाहरी हस्तक्षेप से जनता में असंतोष बढ़ता गया। उसके बाद 18वीं शताब्दी में मुगल शक्ति कमजोर पड़ने लगी और मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। पेशवाओं और भोसलों ने गोंडवाना की ओर बढ़ना शुरू किया। 1743 में नागपुर के भोसले शासकों ने गोंड राजाओं से कर वसूलना शुरू किया। धीरे धीरे मराठों ने प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। मराठा शासन में कर और जबरन वसूली बढ़ गई। कई गोंड सरदारों ने विद्रोह किया। वे जंगलों और पहाड़ियों से छापा मार हमले करते, लेकिन मराठा सैन्य शक्ति और राजनीति के सामने ये विद्रोह लंबे समय तक नहीं टिक सके। गोंडवाना धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खोता गया, लेकिन लोगों के दिलों में स्वतंत्र शासन की आकांक्षा जीवित रही। दोस्तों, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गोंडवाना मराठा के शासन अधीन था, लेकिन अब एक और शक्ति दरवाजे पर थी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। जल्दी गोंडवाना का इतिहास एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला था। 1818 के बाद अंग्रेजों ने मराठों को हराया और गोंडवाना के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। अब जंगल, जो कभी गोंडों की आत्मा थी, सरकारी संपत्ति घोषित कर दिए गए। पारंपरिक अधिकार खत्म किए गए, टैक्स लगाए गए और जंगलों में प्रवेश पर पाबंदियां बढ़ने लगी। दोस्तों, शंकर साहब गढ़ा मंडला के राजा थे। बुजुर्ग होते हुए भी उनमें अद्भुत ऊर्जा और काव्य प्रतिभा थी। उनकी कविताएं वीरता और मातृभूमि के प्रेम से भरी होती थी। सुनने वाले सिर्फ प्रभावित नहीं होते थे, बल्कि विद्रोह के लिए तैयार भी हो जाते थे। रघुनाथ साय उनके पुत्र साहसी योद्धा और रणनीतिक सोच वाले नेता थे। पिता पुत्र की वह जोड़ी न केवल शासक बल्कि अपने लोगों के सच्चे प्रतिनिधि थे। 1857 के पहले ही वे गुप्त रूप से अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ जनता को संगठित कर रहे थे। 1857 में जब मेरठ में विद्रोह की चिंगारी उठी, वह हर लहर बनकर पूरे देश में फैल गई। शंकर साय और रघुनाथ साय ने इसे गोंडवाना में फैलाने का बिंदा उठाया। कविताएं उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सुनने में लोकगीत, पर असल में युद्ध का आह्वान होता। उठो गोंडवाना, अब समय आया है। इन गीतों ने सैकड़ों गांवों को जगा दिया। लेकिन अंग्रेज सतर्क थे। उनके मुखबिरों ने खबर दी कि गढ़ा मंडला में विद्रोह की योजना बन रही है। दोस्तों, अगस्त 1857 की एक रात मंडला का आसमान अंधेरे में डूबा था, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। शंकर साय और रघुनाथ साय को अंदाजा था कि अंग्रेज सतर्क हो चुके हैं, फिर भी वे रुके नहीं, क्योंकि रुकना मतलब डरना था। अंग्रेज अफसर कमांडर क्लार्क के द्वारा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में खबर फैलते ही लोग महल की ओर दौड़े, लेकिन बंदूकें और तोपों के सामने उनकी आंखों में सिर्फ
आंसू थे। गोंडवाना के राजा अब कैदी बन चुके थे। मंडला किले में एक दिखावटी मुकदमा चला। अंग्रेजी कानून के तहत उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी धरती को आजाद देखना चाहते थे। कोई सबूत नहीं, सिर्फ डर का बहाना, और फैसले पहले से तय था, मौत। अंग्रेज जानते थे फांसी से मौत शांत हो सकती है, लेकिन तोप से उड़ाना डर का संदेश देगा। 18 सितंबर 1857 को मंडला के खुले मैदान में शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांध दिया गया। तोप गरजी और पलक झपकते ही गोंडवाना के 2 सूरज आसमान में बिखर गए, लेकिन उनकी गूंज सदियों तक गोंडवाना की धरती में बस गई। दोस्तों, अंग्रेजों ने सोचा था यह मौत डर पैदा करेगी, लेकिन हुआ इसके जस्ट अपोजिट। शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान गोंडवाना के हर गांव में विद्रोह का बिगुल बन गया। 1857 के बाद दशकों तक गोंड क्रांति की आग बुझी नहीं, और आज उनकी याद में स्मारक खड़े हैं, गीत गाए जाते हैं। गोंडवाना की लोक कथाओं में वे नायक हैं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वे शहीद के रूप में अमर हैं। दोस्तों, शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने दिखाया कि आज़ादी केवल तलवार से नहीं बल्कि दिल से जीती जाती है। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, यह भविष्य का वादा है कि आज़ादी केवल एक तारीख नहीं बल्कि हमारी हर सांस का सम्मान है। दोस्तों, अगर आपको गोंडवाना की यह गाथा दिल को छू गई तो इसे यहीं मत रोकिए, इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारे वीरों की आवाज़ हर घर तक गूंजे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल जोहार टीवी सिंह को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम और भी ऐसी अनकही कहानियां आप तक ला सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी अन्य वीरों की स्टोरीज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।